कराची में 3 तरह का असला है, वाइट, ब्लैक कैटेगरी और ग्रे कैटेगरी। ऑनलाइन वेपन की मार्केटिंग हो रही है। फेसबुक से जाएगा उनके पास, उनसे कांटेक्ट करेगा, वो उसको फेसबुक से ले आएंगे अपने व्हाट्सएप पे, वहाँ उनकी बार्गेनिंग होगी। यही नंबर वो उसको देगा। जो पिस्टल उसने यहाँ से 50,000 में लेना था वो उसको वहाँ से 40,000 में मिल जाएगा। अब उनको अंदाज़ा नहीं है कि जब वो पकड़े जाएंगे, बंद होंगे, उनका पूरा फ्यूचर बर्बाद, पूरा फ्यूचर। अस्सलाम वालेकुम, मैं अफजल नदीम डोगर जियो डिजिटल के लिए एक और दिलचस्प स्टोरी के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। आज हमारा मौजू है असला। कराची और असला ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी जो गुत्थी है बहुत उलझती जा रही है। असला कराची में स्मगल भी हो रहा है। कभी खबर आती है कि ऑनलाइन फ़रोख्त होता है, कभी आता है कि कोरियर से आता है, कभी कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो है वो किराए पे भी मिलता है। तो ये सारे चीज़ें जो हैं वो इसके मसलों का कोई फ़ौरी तौर पर ऐसा हमारे सामने कोई जवाब नहीं आया। तो आज इन सारे जो उलझने हैं उनको सुलझाने के लिए मैं मौजूद हूँ कराची के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में, इंटेलिजेंस विंग में, जिसके इंचार्ज हैं राजा उमर ख़त्ताब। उनसे हम पूछते हैं कि वो ऑलरेडी एक सेल भी उनकी सरबराही में काम कर रहा है जो असले की मॉनिटरिंग पर, कि असला कराची में कैसे आता है, कैसे फ़रोख्त होता है और किस तरीके से जो है वो लोग जो है वो ये हासिल करते हैं। जी राजा साहब बताइएगा। एक्चुअली पिछले जब हमारे आई साहब थे गुलाम मेमन साहब, तो ये उनका आइडिया था और बेहतरीन आइडिया था कि कराची में हर छोटे से बड़े क्राइम हो या बड़ा क्राइम हो जिसमें वो बेदरेग वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा है और पिस्टल्स हो रहे हैं। और ये भी देखने में आता है सारे अमूमन नए पिस्टल्स होते हैं, 9mm चीज़ बहुत। इसमें एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि काफ़ी सालों से कराची के अंदर कभी भी बड़ा दहशतगर्दी के लिए बड़ा वेपन इस्तेमाल नहीं हुआ, मास वाई उन तंजीमों के जो खुद का हमला करने आई हैं। तो इसके ऊपर जब मॉनिटरिंग डेस्क बना तो शुरू में एक डेस्क का, फिर 3 डेस्क कराची में बने, फिर हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, इस तरह हमारे जितने भी CTD के यूनिट हैं उनमें बनाए गए हैं सेल, ताकि ये मॉनिटरिंग करेंगे ये असले की जो भरमार है। ख़ासतौर पर कराची में तो छोटा वेपन और इंटीरियर में कच्चे के इलाके में और वहाँ भी सही। तो हमने फिर उसके लिए एक हमारे साथ इंस्पेक्टर हैं खुर्रम हसन, अच्छे समझदार हैं, उनको लगाया यहाँ कराची में इंचार्ज। तो हमने जब एनालिसिस किया तो पता चला जी कराची में 3 तरह का असला है, वाइट, ब्लैक कैटेगरीज और ग्रे कैटेगरी, यानी 3 कैटेगरी का असला कह सकते हैं। वाइट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो क्लियर है, उसकी क्या तरीकाकार बताता हूँ। मिसाल तौर पर एक शख्स है जो सिंध में रहता है, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, क्लियर है। उसने तरीके से एक लाइसेंस बनवाया होम डिपार्टमेंट से या DC ऑफिस से, और उसने जाके एक प्रॉपर दुकान से वो असला ख़रीदा और उसको बाकायदा फॉरेंसिक में उसका सैंपल भी जमा है, उसके पास है भी, और वो उसको लेके कैरी करता है। वो बिल्कुल वाइट कैटेगरी में। उसके बाद आते हैं ग्रे कैटेगरी। अब ग्रे की जो है ना बड़ी दिलचस्प कहानी है। अब लाइसेंस जो बन रहे हैं, एक बंदा है उसने कराची से या सिंध के किसी भी सिटी का लाइसेंस बनवा लिया, ठीक है। और अमूमन इसमें एजेंट का बड़ा अहम किरदार होता है, जो दुकानदारों के एजेंट्स होते हैं। वो एक मखसूस अमाउंट लेते हैं और लाइसेंस बनवा के देते हैं। लाइसेंस बनाने की अथॉरिटी जो सिंध में है वो प्रॉपर अपना वेरिफिकेशन सब कुछ करती है, लेकिन उसके आगे एपिसोड ये होती है कि लाइसेंस आपको जो है वो खुद जाके वहाँ से नहीं मिलता, बल्कि वो एजेंट ही ला के आपको देता है, वो जो पैसे लेता है उसके। उसके बाद आप एक डीलर के पास जाते हैं। ज़्यादातर जो वाइट हैं वो तो लेते हैं दुकान से। जो आप डीलर के पास जाते हैं उसको कहते हैं जी मुझे वेपन नहीं लेना, मुझे आपसे रसीद दे दें। रसीद क्या है जी? रसीद से मुराद है मुझे आप एक नंबर दें वेपन का जो उसके ऊपर चढ़ा हुआ होगा, जो फर्जी नहीं। दुकानदार जो है ना उसके पास एक स्टॉक होता है जिसमें उसके पास पिस्टल होते हैं, तो उसमें नंबर होते हैं, भाई ये पिस्टल इसने डीलर ने अपने पास लिए हुए हैं, परचेज़ किए हैं, जो अथॉराइज लीगल वे में लेके आते हैं। तो वो पर्ची को मिलती है 5,000 4,000 रुपये, इससे रसीद मिलती है और नंबर मिल जाता है। और वो नंबर जो है वो अपने लाइसेंस पे एंट्री करवा लेता है। वेपन नहीं लिया, वेपन दुकानदार के पास रखा हुआ है, और दुकानदार उस नंबर को फिर जो उसका पिस्टल बच जाता है उसको काट देता है। ओके, यानी अब वो जो पिस्टल है वो किसी लाइसेंस पे नहीं है। बिल्कुल ठीक। अब वो मुमकिन है कि उसकी एमटी जो ज़ाहिर है वो अपनी एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। वो 2 के एमटी जो एक सिंध में एक कानून बनाया गया है आर्म्स एक्ट में कि उसके 2 वेपन के खोल जो हैं जो भी दुकानदार है वो फॉरेंसिक लैब में जमा कराएगा। अच्छा चलो, उसने वो भी जमा करा दिया। अब उस बंदे के पास जो रसीद आ गई है, उस रसीद का वो क्या करेगा? वो क्या करता है, KP में जो ऑनलाइन वेपन की मार्केटिंग हो रही है, ओके, वो फेसबुक से जाएगा उनके पास, उनसे कांटेक्ट करेगा, वो उसको फेसबुक से ले आएंगे अपने व्हाट्सएप पे, वहाँ उनकी बार्गेनिंग होगी। यही नंबर वो उसको देगा। जो पिस्टल उसने यहाँ से 50,000 में लेना था वो उसको वहाँ से 40,000 में मिल जाएगा, और उसकी मर्ज़ी के रंग का मिलेगा, खूबसूरत मिल जाएगा, बड़ा मिल जाएगा, ये कर जाएगा। तो वो फिर जब इसकी बुकिंग हो जाती थी 50% पेमेंट उसको भेज देगा। 50% के बाद वो इसका लाइसेंस जो है वो एक पिस्टल तो लेके नहीं आएगा, जो भी वहाँ से कोरियर होगा। तो जो 5-7 पिस्टल की कंसाइनमेंट होगी तो वो बंदा अपने सामान में छुपा के KP से बदरिया बस वो कराची लेके आ जाएगा। ओके, जब यहाँ पहुँचेगा तो पीछे डीलर से रब्ता करेगा, तो डीलर उसको फिर नंबर देगा, तो वो नंबरों पे रब्ते करके उन लोगों को डिलीवर कर देगा। बिल्कुल, यानी बस से उतरा,
नाश्ता किया, लोगों से रब्ता किया, उनको सामान एक एक पिस्टल जिसका दे दिया और बकाया पैसे ले लिए और दूसरी शाम वाली बस में बैठ के वापस चला गया। ओके। इसमें उसका खर्चा आता है तकरीबन 14-15 हज़ार रुपये, जिसमें क्या अपनी बचत भी होती है, किराया भी निकल जाता है। तो डीलर को ये भी मुश्किल पड़ रहा है जो केपी में बैठे। तो उन्होंने क्या एक नया हल निकाला, उन्होंने 1-2 कोरियर कंपनी के साथ ये काम करना शुरू कर दिया। ओहो, अच्छा, वो हमने पकड़े हैं उसमें बंदे। तो उसको पिस्टल को 2 हिस्सों में बांटा, ठीक है, कोरियर कर दिया, एक पहले आ गया, एक बाद में आ गया। कोरियर सर्विस का जो बंदा है उसने जाके डोर स्टेप पे आपको पिस्टल दे दिया। अब ये सारे पिस्टल वो नहीं हैं जो लोग रसीद पे लेके लाइसेंस चढ़ाने होना, इसमें मैक्सिमम वो पिस्टल हैं जो विदाउट लाइसेंस हैं, आपको चाहिए। और ज़्यादातर मैंने स्टूडेंट देखे हैं, जो स्टूडेंट टाइप देखे हैं लड़के, कुछ ऐसे जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, सस्ते वेपन चाहिए, वो ऑनलाइन मंगाते हैं, उनके पास कोई लाइसेंस नहीं होता। अब उनको अंदाज़ा नहीं है कि जब वो पकड़े जाएंगे, बंद होंगे, उनका पूरा फ्यूचर बर्बाद, पूरा फ्यूचर। वजह पूछी क्या है, कहते हैं शौक के लिए मंगाया, कोई कहते हैं मेरी शादी होने वाली थी, कोई कहते मेरी भाई की शादी होने वाली थी, मैं फायरिंग करता था। ये तो होगी ग्रे कैटेगरी। अब ब्लैक क्या है? ब्लैक आ गई आखिर। अच्छा, ब्लैक क्या है? वो है जिसके पास ना कोई लाइसेंस है, ना पाकिस्तान कराची के सिंध का, ना किसी और सूबे का, ठीक है। वो तो उसने जो मंगाया डायरेक्ट वेपन और इस्तेमाल करा और वारदात इस्तेमाल कर रही, तो टोटली ब्लैक कैटेगरी में। इसी तरह लाइसेंस का भी है, जो सिंध से लाइसेंस बन रहे हैं, ये 99% तकरीबन अपनी फॉर्मेलिटी सारी पूरी कर लेते हैं। जो सबसे बड़ा अजाब आ रहा है ग्रे, ये भी ग्रे कैटेगरी में आएगा, वो है दूसरे सूबे का लाइसेंस सिंध में एंटर होना, और उसमें 90% लाइसेंस बलूचिस्तान से बनते हैं। अच्छा, बलूचिस्तान से है कि जो लड़का कराची से कभी बाहर नहीं गया, वो बलूचिस्तान के किसी शहर, या मैं नाम नहीं ले सकता, लेना नहीं चाहिए, उसके डीसी ऑफिस से उसको लाइसेंस मिलता है, वो भी एजेंट बनवाता है, वो यहाँ लेके आता है और जाके वो डीसी ऑफिस में यहाँ जमा कराता है। कानून ये कहता है कि ये डीसी ऑफिस जमा होगा, वो वेरीफाई के लिए वहाँ भेजेगा, वेरिफिकेशन के बाद वो वेपन खरीदेगा। अब वो क्या करते हैं, जब डीसी ऑफिस ले जाते हैं तो वहाँ पर भी सिस्टम बैठा हुआ है, तो वो क्या करते हैं कि उसका लाइसेंस के ऊपर एक ठप्पा भी लगाते हैं, एक लेटर बनाते हैं जी हमने वहाँ भेज दिया वेरिफिकेशन के लिए, और वो लेटर कभी ना गया और ना कभी उसका जवाब आया। इस दौरान वो जाके दुकान से असला खरीद लेता है, चाहे वो दुकान से खरीदे चाहे वो ऑनलाइन खरीदे। ये भी गैर कैटेगरी में, और वो लेके आराम से घूम रहा है, किसी को नहीं पता कहाँ है। फॉरेंसिक में जितने भी एमटी गए हैं, मेरे ख्याल में मैंने कुछ अर्से पहले पता किया तो 70,000 वेपन का वहाँ पर एमटी भेजे गए थे, लेकिन उसमें सारे फीड नहीं हो सकते क्योंकि वो ओवर बर्डन है, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है उसके सिस्टम के अंदर अभी इतने। देखिए ना, वो एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म चाहिए उसके लिए। तो वो हमारे क्राइम के केसेस भी होते हैं, दूसरे भी होते हैं, फिर ये भी नॉर्मल पुलिस के भी शायद वहाँ पर जो वेपन्स हैं वो भी वहीं पे रजिस्टर्ड है। मतलब वो हमारी एक फॉरेंसिक लैब है जिसमें कॉम्पिटेंट लोग हैं, लेकिन उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है उसके अंदर कि इतना बड़ा वो जंक भी करना। मतलब एक मुख्तलिफ फ्लॉ है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें। अब क्या होता है जी, अब हर बंदे के पास एक लाइसेंस है, एक उसका पिस्टल है, और वो रोड पे लेके घूम रहा है। अगर आप उसको पकड़ लेते हैं तो आपको लाइसेंस भी दिखाता है, पिस्टल भी दिखाता है, तो आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है आप वेरीफाई करें कि ये ओरिजिनल है या 2 नंबर है, या ये वो पिस्टल है जिसका फॉरेंसिक में रिकॉर्ड है या नहीं है। राजा उमर खत्ताब साहब, ये बताइएगा कि एक कराची में बड़ा एक हुआ था कि बड़ा मशहूर कि किराए पे असला मिलता है, और कराची में जो है वो फेसबुक के ऊपर आप अप्लाई करें या आप किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू अप्लाई करें तो आपको असला मिलता है। ये क्या सिचुएशन है, क्या अभी भी ऐसा है? देखें, जब इतनी आसानी से असला आपको मिल रहा है ऑनलाइन, तो किराए वाली बात किसी वक्त में ठीक थी, लेकिन मैं इतने अर्से जब इसकी मॉनिटरिंग शुरू की है तो हकीकत में ये है कि मेरे सामने ऐसी कोई अभी तक एविडेंस नहीं आई कि मैं इस एविडेंस बुनियाद पे बात करूं कि जी वहाँ से किराए पे लिया दिया। हाँ, ये है कि क्रिमिनल ग्रुप हैं, अगर एक के पास 4 से यार मुझे 2 और चाहिए तो तुम मुझे दे दो, तो उसने उसको दे दिए, फिर उसने उसको दे दिए, इस तरीके से तो है। लेकिन हम ये कहें जी नहीं, वो बाकायदा कोई ऑर्गेनाइज तरीके से किराए पे दे रहे हैं। पंजाब में शायद हम इस तरह की इस्तेलाह को वंगार कहते हैं कि मांग लिया, उसे वंगार के तौर पे ले लिया, इस्तेमाल किया, किसी से लेके चले जाते हैं ना, बेशक आप खेती करने जा रहे हो, तो ये सिस्टम तो है, लेकिन बाकायदा ऑर्गेनाइज वे में नहीं है। अच्छा, एक ये जो जाली असला लाइसेंस जो थे उसके हवाले से क्या है कि जो बन रहे हैं, किस तरीके से बन रहे हैं? पहली जो बात तो ये है कि जो बलूचिस्तान से बन के आ रहा है, मैं उसको जाली समझता हूँ। यदि जब उसकी वेरिफिकेशन नहीं आ रही, हाँ वेरिफिकेशन कब होती है, जब कोई केस हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो उसको वेरिफिकेशन जो है उसका जवाब आता है, और 90% यही आता है लिखा हुआ जी फेक है। दूसरे लाइसेंस की बात यह है कि ये जो ऑनलाइन वेपन आपको सेल कर रहे हैं, ये क्या करते हैं कि ये इन्होंने साथ में ये भी मार्केटिंग की है कि हम आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पाकिस्तान के हम आपको लाइसेंस बना के देते हैं। वो हमने लाइसेंस पकड़े भी हैं। वो क्या करते हैं कि जी यहाँ से आपके व्हाट्सएप पे आपकी तस्वीर मांगेंगे, आपके सिग्नेचर मांगेंगे, आपका NIC चला जाएगा। वो वहीं बैठ के उसी मार्केट में, इस तरह मैं दर आदम खेल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं KP के बहुत से शहरों में हो रहा है, पेशावर में भी हो रहा है, उधर भी हो रहा है, बन्नू में भी हो रहा है, मर्दान में भी हो रहा है, जो हमारे सामने केस जगह है मैं उनका बता रहा हूँ। तो हर तरह का लाइसेंस वो बना देते हैं? नहीं, वो लाइसेंस आपको बना के दे रहे हैं, मिसाल के तौर पर 30 बोर का या 9mm का पिस्टल का लाइसेंस बना के दिया, उस पर बार कोड भी लगाते हैं। आप वो चेक कर लो जी बार कोड, आप तो ज़ाहिर है काम से आदमी आपने बार कोड चेक कीजिए, आपका सारी डिटेल उसमें आ रही है, तो आपको समझ सही है।
वो भी कोरियर से आ रहा है, वेपन भी आ रहा है और साथ में वह गोलियाँ भी आ रही हैं। तो ये भी एक वहाँ बहुत बड़ी प्रैक्टिस है। अच्छा राजा साहब, ये बताइएगा कि ये तो हम लोकल असले की बात कर रहे हैं, कोई दर्रा से या पेशावर से या दूसरे तरीके से आता है, तो यहाँ जो इम्पोर्टेड असला आता है बैरून मुल्क से कराची असला पहुँचता है या पाकिस्तान में पहुँचता है, वो कौन कौन सी जगहों से आता है और कैसे आता है? देखिए, वो जो असला आ रहा है ना, वो तो एलीट क्लास के लिए आता है। अब जब से अफ़गानिस्तान के मामला ख़त्म हुए हैं तो बेइंतहा असला आया वहाँ से। कुछ स्मगलर हैं जो इंटरनेशनल स्मगलिंग करते हैं, मतलब वो अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान जो हमारा बॉर्डर है उसके अलावा भी वो लेके आते हैं। वो बाई एयर आता है, वो भी मुख्तलिफ सूरतों में आता है, कभी टॉयज़ में, कभी किसी में, कभी किसी में, लेकिन वो पार्ट्स की सूरत में ला के यहाँ संभल करते हैं। लेकिन अब उसकी डिमांड कम हो गई है क्योंकि हमें यहीं डायरेक्ट ओरिजिनल मिल रहा है। M4 चाहिए आपको, ग्लॉक चाहिए, कुछ भी चाहिए। अब असल चक्कर क्या है? असल चक्कर है कि जितना भी इम्पोर्टेड या फॉरेन मेड वेपन कोई भी हो, लेकिन स्पेशली ये जो है, हर वेपन का DNA होता है। DNA से मुराद ये है कि उसका कोई ना कोई ओरिजिन है जहाँ वो बना है, जहाँ से वो किसी के पास गया है, आखिर किस तक आया, इस सारी की ट्रेल ढूंढें तो आप उसके DNA तक पहुँच जाएँ तो आपको पूरी की पूरी उसकी सीरीज़ मिलती है कि आखिर यहाँ तक कैसे पहुँचे। अब जो बॉर्डर क्रॉस करके आ रहा है उसका आप उसको लीगलाइज कैसे करते हैं? लीगलाइज कैसे करते हैं कि शॉपकीपर के पास लाइसेंस रखे होते हैं बेइंतहा, या वो KP के लाइसेंस पे उसको पहले एंट्री होती है। KP का डीलर जो है वो कराची वाले को बेचता है, कराची वाले एक और लाइसेंस चढ़ाता है, आखिर में आपको बेच देता है। तो जब आप उसको ट्रेस करने जाते हैं भाई किससे लिया है, करते करते एक ऐसा जगह आती है डेड एंड आ जाता है। वेपन के साथ साथ कराची में एक और जो बड़ा इशू है, सबसे बड़ा इशू, वो है एमुनेशन का। दुकानदार वेपन की सेल से भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है एमुनेशन पे, गोलियों पे, बुलेट्स पे। क्या मिसाल के तौर पर आपके पास लाइसेंस, आपको 100 गोलियाँ 1 साल की, एक है वेपन शिकार के लिए, एक वेपन है आपकी सिक्योरिटी के लिए। शिकार वाले के तो आप बता देंगे जी मैंने 400 कारतूस लिए थे, शिकार की ख़त्म होगी, बात समझ में आती है। लेकिन अगर आपको 9mm है, 30 बोर है या कोई और वेपन है, उसकी आपने अमूमन लोगों ने 500-500 गोलियों को कोटा रखा हुआ आपने चलो 100 गोलियाँ थी, 1 साल बाद आप दोबारा 100 गोलियाँ लेने जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि हम उससे एम्प्टी ना मांगें। हम उससे कोई पूछ सकते हो कि पिछले साल की 100 गोलियाँ आपने कहाँ चलाई। अगर तो आपने प्रैक्टिस की है तो किसी न किसी फायरिंग रेंज पे गए होंगे, वो फायरिंग रेंज सर्टिफिकेट दे कि हाँ जी इसने 100 गोली प्रैक्टिस की, ठीक है। ना फायरिंग रेंज पे गए हैं, ना आपने उसके साथ कोई शिकार किया है, और 9mm से कौन सा शिकार होता है? तो ये आपकी 100 गोलियाँ कहाँ गई? इसका मतलब शहर में चली हैं, हवाई फायरिंग में चली हैं, शौक में चली हैं। किसी क्राइम में तो इतनी ज़्यादा नहीं चली होंगी, लेकिन किसी न किसी शौक में चल रही हैं जो कि इलीगल है। तो हमें एमुनेशन को कंट्रोल करना है, तो उसका जवाब लेना है, या फायरिंग रेंज सर्टिफाइड हमें ओपन करनी चाहिए ताकि लोग आके अपना शौक पूरा करें। और हर गली कोने में आप देखें तो 3-3 लोग हैं जिनके पास 2-2 वेपन लगे हुए हैं। और एक कोटा होना चाहिए कि एक बंदे के पास किस वजह से 3 लाइसेंस हैं, एक शिकार का रख लें, एक प्रोटेक्शन का रख लें, निशानेबाजी के लिए रख, चलिए समझ में आती है। 6-6 लाइसेंस, 15-15 लाइसेंस, दुकानदारों के पास ढेर लगे हुए लाइसेंस के। और दुकानदार वो इन्वॉल्व है इसके अंदर जिनकी छोटी दुकानें हैं। ये मैं बड़ी अहम बात बताऊँ, जो बड़े डीलर हैं वो खुद परेशान, बड़ी कंपनी है या बड़े डीलर हैं वो बड़े डीलर खुद परेशान हैं। वो इम्पोर्टेड काम करते हैं, ये अच्छा काम करते हैं, उनके नस्लों ने काम किया। ये जो नई नई दुकानें हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊँ, आज तक हम कोशिश के बावजूद ये डाटा कलेक्ट नहीं कर सके कि टोटल सिंध के अंदर कितने लाइसेंस हैं जो सिंध में जारी हुए हैं, और कितने ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिंध यहाँ पर प्रोविंस जो है हमारे वो यहाँ रजिस्टर्ड हुए हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो रहते सिंध के हैं लेकिन उनको फेडरल लाइसेंस इशू हुए। थानों में लोग एंट्री नहीं करवाते, जो जुर्म है। फॉरेंसिक में अपने ओरिजिनल वेपन का एंट्री जमा नहीं कराते, ये भी जुर्म है। अब लाइसेंस के ऊपर रसीद लेकर चढ़ा रहे हैं, ये भी जुर्म है। आपने पिस्टल जो ख़रीदा मार्केट पे दुकानदार से, जो रसीद लिया तो ब्लैक कलर का था, आपने वहाँ सिल्वर कलर का मंगवाया, तो भैया हम इसके लिए एक मैकेनिज़्म बना रहे हैं। देखिए जो सूरत हाल बता रहे हैं वो तो मैं समझता हूँ कि हम तो सिर्फ कार रजिस्ट्रेशन, मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन या ड्राइविंग लाइसेंस, इन चीज़ों के ऊपर आज तक डिस्कस करते हैं कि असला की मौजूदगी और असला के लाइसेंस के बारे में, कानूनी गैर कानूनी के बारे में जो आप सिचुएशन बता रहे हैं, ये तो इंतहाई खौफनाक है। तो राजा उमर खताब साहब, इसका मसले का हल कैसे आप समझते हैं कि कैसे इसको प्रॉपर तरीके से लीगल या एक तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए सिस्टम को? देखिए लॉ मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है, सिंध के अंदर अच्छा लॉ मौजूद है। मेरे में शायद हमारा सूबा सिंध है जिसमें ये लॉ मौजूद है कि आपको 2 एम्प्टीज फॉरेंसिक में जमा कराने हैं एज पर लॉ, बाकी कहीं भी शायद नहीं है। अब देखें असल होता है बीमारी को एड्रेस करना, जब उसको एड्रेस कर लेते हो आप तो फिर उस पर आप सीरियस इलाज करने की तरफ जाएँ तो बंदा ठीक भी हो जाता है ना, बीमारी भी ठीक होती है। अब पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इसको हमने एड्रेस किया कि अरे आखिर इतना वेपन है गली गली में, हर बंदे के पास जहाँ 1 फायर करना है वो 15 फायर करता है, ये क्या है सीन? तो अभी हमें बीमारी समझ में आना शुरू हो गई है। अभी होम डिपार्टमेंट, DC ऑफिस, फॉरेंसिक, पुलिस, CTD
और जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट शॉपकीपर्स हैं इन सबको हम डिजिटलाइज करने की कोशिश करें, ताकि जब रोड पे हम किसी को रोकें तो उसके लाइसेंस या उसके शनाख्ती कार्ड पे हम क्लिक करें तो हमारे पास सारी की सारी ने तस्वीर सामने आ जाए। लाइक ये किसी ड्राइविंग लाइसेंस है, जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस का एक ऐप है मौजूद, उस ऐप में जब भी उसका शनाख्ती कार्ड नंबर डाला जाता है तो उसका जाली या सही होने के बारे में डेटा फौरन आ जाता है। देखिए, तो इसकी थोड़ी नहीं, इसकी सिचुएशन थोड़ी चेंज है। इसमें सिर्फ जाली और असली की स्टोरी नहीं है ना, क्योंकि जो मैंने आपको ग्रे वाला बताया वो तो लाइसेंस भी ओरिजिनल है, रसीद भी ओरिजिनल, वेपन जाली है क्योंकि वो केपी से है। हम उसकी तस्वीर भी डालेंगे, वो 6-7 उसके ना हेड्स खुल जाएंगे, वो बताएगा फोरेंसिक में जमा है, थाने में जमा है, एमटीज जमा है, इसकी ये तस्वीर थी, ये नंबर था और इस तारीख को इसने खरीदा था, अपडेटेड है। वो बेशक आराम से लेके अपने शहर में घूमें, ये उसकी सेफ्टी है। अगर आपने इस पर अमल दरामद कर लिया, आप यकीन करें, मैं कह दूँगा आपको शहर में वेपन ऐसे नज़र नहीं आएगा। अब दुकानदार क्या करता है, दुकानदार को चेक करने का जो कानूनी इख्तियार है वो सिर्फ होम डिपार्टमेंट, डीसी ऑफिस या लोकल पुलिस की जो डीएसपी साहब हैं कंसर्न उनका है। वो ये सारा रिकॉर्ड बिल्कुल साफ रखते हैं। ओके, अब देखें ना, उसने पिस्टल एक बंदे को चढ़ा के तो दे दिया लाइसेंस पे, उस पर उसके बाद लाइसेंस का नंबर भी आ गया, उसने रसीद भी दे दी। जब कुछ चेक करने आएगा उसने बना दी इस नंबर के बंदे को उसने दे दिया, लेकिन नीचे जब जाके देखेंगे तो पिस्टल तो उसने किसी और को दिया है। वो जो पिस्टल उसकी दुकान पे रह गया ना, वो सवाल आपने नहीं किया, वो कहाँ गया? वो कटा तो फिर वो जो 40 का था वो 80,000 में किसी क्रिमिनल को बेचेगा। ओके, और ये भी ध्यान में क्लियर कर लें कि क्राइम में सिर्फ इलीगल वेपन यूज़ नहीं हो रहा, लीगल वेपन में आपको बड़े चंद केसेस बता दूँ। कराची एयरपोर्ट अटैक केस, ओके, कराची एयरपोर्ट अटैक केस जो हुआ उसमें जो पिस्टल इस्तेमाल हुआ वो लाइसेंस वाले थे, ओरिजिनल लाइसेंस कराची से खरीदे गए। अब मुझे सावरी वाली टीम जो पकड़ी गई उसमें भी लाइसेंस वाले पर, तो मतलब ये तो बड़े केस में आपको बता रहा हूँ जिसके अंदर लाइसेंस वेपन वाला लाइसेंस यूज़ हुआ है। अब क्या वजह है कि कराची में कलाशनकोव के बजाय 9mm 30 बोर क्यों इस्तेमाल हो रहा है? कलाशनकोव 9mm के अलावा भी कोई और छोटा वेपन है? देखिए, वेपन वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है जिसका एमुनेशन ईजी हो, कैरी करना ईजी हो, बचने के चांस ज़्यादा हो। अब ज़ाहिर कलाशनकोव आप अगर उठाते हैं तो आपको शो ऑफ ही होते हैं। तो 9mm में उसके अंदर 2 मैगजीन है, 34-35 गोलियाँ उसके अंदर आ जाती हैं आराम से, 2 मैगजीन लगाए हों आपने। उसकी एक गोली मैगजीन 30 आती हैं, इसमें आपको उससे 2 गोली ज़्यादा मिली हैं, फिर भी ईजी है। पहले पिस्टल या 30 बोर जो था कराची में, वो जिसको टीटी कहते हैं, वो आस्ते आस्ते ख़त्म हो गया था, लेकिन ये दोबारा पिछले 1-1.5 साल से मैं देख रहा हूँ दोबारा रिवाइव हुआ है, क्योंकि इसमें भी डबल मैगजीन आ गई है, बड़ी मैगजीन आ गई है, ज़्यादा गोलियाँ उसमें लगी, गोलियाँ आती हैं और गोली सस्ती मिल जाती है, कोई लोकल भी है, फॉरेन भी है, जो भी है। लेकिन जो बहुत महंगा वेपन है ना, वो क्राइम में बहुत कम इस्तेमाल होता है। जिस तरह ग्लॉक था वो इस्तेमाल हुआ सफूरा में, तो वो ग्लॉक तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन ये जो कैटेगरी आ रही है CF 98 से लेके और ये जो 50, 55, 60 तक के जो वेपन है, वो अगर आप दोनों रख दें, ओरिजिनल और डुप्लीकेट, आप पहचान नहीं सकते कि असली कौन सा नकली कौन सा। बहुत शुक्रिया। राजा उमर खताब साहब जो थे हमें पूरी तफसीलात बता रहे थे गैर कानूनी, कानूनी और डिफरेंट टाइप के और असला के बारे में, कराची असले की स्मगलिंग के बारे में। इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है। हम देखते हैं कि 14 अगस्त है या नया साल आता है या कोई भी त्यौहार आता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा असला इस्तेमाल किया जाता है और हम सोचते हैं कि इतना असला कराची में कहाँ से आया। असला की मौजूदगी इतनी है कि कराची को जो है वो बारूद का एक तरह से ढेर कहा जाता है। तो ये सारी सिचुएशन इस वक्त नाज़रीन आपके सामने हमने रखी है और हुकूमत के जो अमलदार हैं उनके सामने रखी है। तो इस सिलसिले में हमें नहीं, इदारों को जो है वो संजीदा होना होगा।